हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसके एप्लीकेशंस, और उससे भी प्रीवियसली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं एम्पियर्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ और उसके 3 एप्लीकेशन। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बोर्ड के बेसिस पर, सीबीएसई बोर्ड के बेसिस पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वेटेज है और इस टॉपिक का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और वेटेज है। जैसा हम लोगों ने बायोट-सावर्ट्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस को समझा है, उसी तरह एम्पियर्स लॉ और इसके एप्लीकेशंस को भी समझेंगे। तो एम्पियर्स लॉ एक्चुअली में कहता क्या है, ठीक है। एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि जैसे कोई, अगर मेरे पास वायर है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई तार है ये, और इस तार में करंट है I, ठीक है, कोई वायर है मेरे पास और इस वायर में करंट है I, तो हम ये जानते हैं कि जहां भी करंट है उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहां भी करंट है तो इसके भी चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, ये भी हम लोगों ने समझा है, ठीक है। क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट हैंड थंब रूल से। इसका प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। एक वायर, एक कार्डबोर्ड लीजिए और उसमें से ऐसे वायर को निकाल दीजिए, उसमें करंट डाल दीजिए और फिर उस जो बोर्ड है उस बोर्ड पर आयरन फाइलिंग्स, बुरादा जो होता है आयरन का, उसे आप स्प्रिंकल कर दीजिए, छिड़क दीजिए, तो देखेंगे कि एक पैटर्न में वो अरेंज हो जाएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्किल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हम लोगों ने समझा हुआ है, ये प्रैक्टिकल भी आप करके देख सकते हैं। और इसके लिए हम लोग, अगर वो सेटअप नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। यहां पर करंट है ऊपर की तरफ, तो राइट हैंड थंब रूल यूज अगर करें तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखना है और ये देखें अगर, तो ये ऐसे बन रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया ये, ठीक है। अब देखें तो ये जो सर्कल हमने ड्रॉ करा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले लें इस सर्कल पर, कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी कर्व पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B, ठीक है। और अगर हम इस कर्व को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम इस कर्व को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ये छोटा पार्ट, फिर यहाँ छोटा पार्ट, और इस छोटे पार्ट को हम लोग जानते हैं DL से दिखाते हैं, यहाँ DL, फिर ये छोटा पार्ट, फिर ये छोटा पार्ट, फिर ये छोटा पार्ट, फिर ये छोटा पार्ट। तो पूरे सर्कल में क्या है, DL, मतलब ये छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ है ये पूरा लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कर्व कितना है, B। अगर हम इस पर बात करें कि इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी B.dl, मतलब B × dl। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B.dl, B × dl, ठीक है। तो ये चीज हम लोग समझ रहे हैं। एक्चुअली में एम्पियर्स लॉ क्या है, यही समझ रहे हैं कि किसी तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन भी, ये सारे काम हम लोगों ने करा हुआ है। यहां पर हम लोग समझ रहे हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्लोज लूप जो बना हुआ है,
ये स्मॉल एलिमेंट है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, तो इस पूरे एलिमेंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो कितना हो जाएगा BdL। तो जैसे इसके पास BdL है, इसके पास BdL है, इसके पास भी BdL होगा, इसके पास भी BdL होगा, तो इस सारे टुकड़े को अगर हम जोड़ दें तो सारे टुकड़े को जब हम जोड़ेंगे तो वो जोड़ना क्या होता है, यहां पर हम लोग समेशन के बजाय, चूंकि समेशन हम कहां लेते हैं, जहां पर डेल्टा यूज करते हैं। अगर हम डेल्टा x लिखेंगे तो यहां पर समेशन का साइन होगा, लेकिन अगर हम dx लिखेंगे तो यहां पर इंटीग्रेशन का साइन होगा, तो यहां पर dl है, इस वजह से सारे को जोड़ेंगे, इसलिए सिंबल क्या देंगे, इंटीग्रेशन का। अब एक चीज देखें कि अगर आप यहां से जोड़ना शुरू करें तो जोड़ते 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 आप वापस अपने उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू करा है। तो वापस आप उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू करा है, तो इस वजह से ये क्लोज लूप बना रहा है, इसलिए इस इंटीग्रेशन में हम क्या लिखेंगे, इसका साइन देंगे। तो क्लोज इंटीग्रेशन B और dl, ये इतना समझ में आया। अब यहां पर एम्पियर ने ये कहा कि जब इस लाइन के अलोंग, इस dl के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्चुअली में डिपेंड करेगा किसके वजह से, करंट की वजह से, कि करंट कितना है, करंट कितनी है, ये डिसाइड करेगा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। इसलिए B dl किसके बराबर हो जाएगा, करंट के, क्योंकि करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, करंट। लेकिन यहां पर एक चीज और है, क्या है एक चीज, कि इस तार और इस लाइन के बीच में अगर आप देखें तो कोई मीडियम है, वो मीडियम एयर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, यहां पर फिलहाल एयर है, तो यहां पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी हम लोग यूज करेंगे, और वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगा, म्यू नॉट। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं एम्पियर्स लॉ, ये एम्पियर के द्वारा दिया गया था। बात यहां ये है कि बायोट-सवार्ट्स भी वही चीज है और एम्पियर्स भी वही चीज है, लेकिन बायोट-सवार्ट्स लॉ थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है। अब हम जब इस पर काम करेंगे तो इसके रिजल्ट को जब हम लोग अलग अलग रिजल्ट निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें 3 से 4 स्टेप में वो बात आ रही है जो बायोट-सवार्ट्स लॉ में एक डेरिवेशन करने के बाद मिलती थी। तो दोनों में यही है कि ये थोड़ा सा सिंपल है, सिंप्लीफाई करके है, बायोट-सवार्ट्स लॉ थोड़ा एक्सपैंड फॉर्म है, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस चीज को एज ए स्टेटमेंट के तौर पर लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, एम्पियर्स लॉ में इट स्टेट्स दैट स्टेट्स दैट, यहां पर हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, लाइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो लिखेंगे इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल किसको, लाइन इंटीग्रल को किसको, लाइन इंटीग्रेट किसके लिए कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर रहे हैं, इसलिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along ए क्लोज लूप। ये इंटीग्रेट करते करते किसके along, क्लोज लूप के along, फील्ड along ए क्लोज लूप, और ये किसके बराबर है, इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट threading through the loop, that is B vector dot dl vector is equal to म्यू नॉट I, ठीक है। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। बात समझ में आ रही है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। यहां पर अगर आप इसे थोड़ा और अगर समझें तो देखिए, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I है, और ये अगर मान लेते हैं 1000 है, तो B इस लाइन के लिए देखिए, B अगर कितना ले लेते हैं, B अगर ले लेते हैं 50, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। B यहां पर क्या है 50, क्योंकि, और dl क्या है 20, क्योंकि dl इसके नजदीक है। अगर हम एक और लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ करें और तब देखें
ठीक है, ये एक और लाइन ड्रॉ की हुई। इसके अलोंग अगर हम देखें तो इसके अलोंग क्या मिलेगा हमें, ये 50 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये उतना का उतना ही रहेगा। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि DL बड़ा हो गया। क्यों DL बड़ा हो गया? क्योंकि इसके लिए डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। और 20 क्योंकि लेंथ बढ़ने से मैग्नेट सेपरेशन, दूर जाने से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इस वजह से ये बढ़ गया। लेकिन ये वाला हिस्सा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो किसके बराबर है, म्यू नॉट I के। ठीक है, क्योंकि करंट में, वायर में जो करंट है वो तो कांस्टेंट है, उसके बाद जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो भी क्या है, फिक्स्ड है, वो भी कांस्टेंट है। इस वजह से ये वाला हिस्सा कांस्टेंट है। इसमें बदलाव हो सकता है, जब आप दूर जाएंगे तो B घटेगा, DL बढ़ जाएगा, नजदीक आएंगे DL घट जाएगा, B बढ़ जाएगा। तो यही है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, बात समझ में आ रही है आपको? कि एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि जब आप किसी लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, लाइन को इंटीग्रेट करेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो भी क्लोज लूप पर, तो वो जो इंटीग्रेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप पर, वो बराबर होगा किसके, म्यू नॉट टाइम्स करंट। कितना उसमें से करंट है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, मैग्नेटिक परमिबिलिटी से। अब एक छोटा सा हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या है कि जैसे यहां पर ये लूप है, ठीक है, इस लूप को हम लोग कहते हैं एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप, जहां भी हम लोग, जैसे हम लोग गॉस थ्योरम में कहीं भी गॉस थ्योरम का अप्लाई करते थे तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, उसी तरह जहां भी हम लोग एम्पियर्स लॉ लगाएंगे वहां पर हम लोग एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे, ठीक गॉसियन सरफेस जैसा। तो इसमें देखिए कि अगर ये 4 कंडक्टर है, 4 कंडक्टर में से 3 कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ है और 1 कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ। तो ये जो कंडक्टर अगर ऊपर जाने वाला, अगर हम इसको पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे जाने वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, अगर हम सब I इज इक्वल टू माने कि सब 1 एम्पियर है, तो इस पूरे लूप में से टोटल करंट कितना होगा, तो सब 1 एम्पियर है तो जाने वाला ये हो जाएगा 3 एम्पियर और आने वाला हो जाएगा 1 एम्पियर। तो टोटल हो जाएगा, टोटल करंट इसमें से जो थ्रेड होगा वो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, क्योंकि 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन साइन कन्वेंशन यूज करते हैं इस एम्पीरियन लूप के लिए। अब एक चीज और थोड़ा समझिए, थ्रेडिंग थ्रू दी लूप क्या होता है। तो आप देखिए थ्रेडिंग क्या होता है, धागा, जैसे एक सिलाई हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं सिलाई में, जैसे ऐसे ले जाते हैं, ये अगर सुई है और इसमें धागा लगा तो ऐसे ले जाते हैं, इधर से निकालते हैं और फिर ऐसे ले जाते हैं, फिर ऐसे निकालते हैं, तो ये थ्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो करंट है, जैसे ये बोर्ड है और इसमें से करंट को थ्रेड करके निकालना है, जैसे सुई को आप कैसे थ्रेड, सुई को ऐसे डालते हैं और इधर से धागा निकल जाता है, ठीक है, धागा इधर से निकल जाएगा, तो ये थ्रेडिंग कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, करंट थ्रेडिंग थ्रू दी लूप, मतलब उस, जैसे ये लूप है, इस लूप में से करंट ऐसे निकलना चाहिए। अगर कोई दूसरा करंट है जो इस लूप से अलग होकर जा रहा है तो ये लूप इसको थ्रेड, ये करंट इसको थ्रेड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ किसे लेंगे, इसे लेंगे। तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है। ठीक है, इसके बाद इसके एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन में जैसे 3 एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। एक एप्लीकेशन होगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट पर कितना होगा, जो हम लोगों ने बायोट-सवार्ट्स में भी किया था, उसमें कितने प्रोसेस के बाद रिजल्ट आया था, इसमें देखेंगे कि कितने प्रोसेस के बाद रिजल्ट आएगा। दूसरा कि सोलेनॉइड के अंदर और बाहर और चारों तरफ कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, टोरॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये सारी चीज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।